दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 10 की जो बुक है अपनी पहली, इसमें दो बुक है आपकी। पहली है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें दो सेक्शन आपके, एक है प्रोस और एक है पोएट्री। पोएट्री में आपकी रहने वाली है कविताएं, जो टोटल है आपकी 10। और जो चैप्टर रहेंगे आपके 1 to 9 वो रहेंगे प्रो सेक्शन के, जिसमें पहला अपना जो चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। और एट द एंड आपको जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, वर्ड मीनिंग्स है, वो सब मिलेगी। और उसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर एग्जामिनर उन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपको विद क्वेश्चन एंड आंसर सब मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो जिस बच्चे को इंग्लिश में अगर समस्या है तो वो हिंदी के अंदर उसको अंडरस्टैंड करके याद कर सकता है। और इसी प्रकार हम रीडिंग करेंगे, और रीडिंग में भी हम इंग्लिश टू हिंदी उसका ट्रांसलेशन करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को एक पत्र। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पहाड़ों को भी डिगा सकता है, लेकिन हम अपना विश्वास किस में रखें, यही वह प्रश्न है। और जिसे यह कहानी संवेदनशीलता से बनाई गई है। तो इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। तो लेंचो एक किसान है जो अपनी फसलों के बर्बाद हो जाने पर ईश्वर को 100 पैसोस मांगने के लिए पत्र लिखता है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो जाती है और वो ईश्वर से मदद मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या जो लेंचो का पत्र है वो ईश्वर तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या ईश्वर उसे वह धनराशि भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। तो आप अनुमान लगाएं कि आपके जो आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं इस कहानी के अनुसार। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और आप अनुमान ये भी लगा सकते हैं स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से उसमें ट्विस्ट आएंगे। बिफोर यू बिगन टू रीड इट, पढ़ने से पहले आप अपना ये अनुमान लगा सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर पीसो, यानी यहाँ पे आपने देखा होगा पेसो का जिक्र हुआ है। तो पेसो एक लैटिन अमेरिकन है, और फिलीपींस यानी ये जो पैसा है, जैसे अपने इंडिया में रुपया चलता है, वैसे ये लैटिन अमेरिकन देशों के अंदर जैसे फिलीपींस है, वहाँ पे पैसों ये करेंसी चलती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहानी कौन से किधर यानी कौन से पार्ट की हो सकती है। अब चलते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ। तो उससे पहले आपने बीच में देखा होगा एक आपको कुछ फॉर्म सा दिया हुआ होगा। दोस्तों वो फॉर्म बेसिकली एक डाकघर के अंदर, जो हम पहले जैसे आज तो नहीं है लेकिन फिर भी जो ऐसे दूर दराज के स्थान है जहाँ पे आजकल इतनी सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ आज भी डाकघर के द्वारा जो है पैसों का लेन देन किया जाता है। तो वही फॉर्म है। तो हम उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पहला हमारा पैराग्राफ है, द हाउस द ओनली one in the entire valley, set on the crest of a low hill। तो संपूर्ण घाटी में वही एकमात्र घर था जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest। और इस ऊंचाई इस ऊंचाई से, जो वहां की ऊंचाई थी घाटी की, वहां से कोई भी नदी तथा पकी हुई जो फसल है, वो फसल खेत के जो फूल, जो मतलब फसल के अंदर जो फूल आते हैं, फूलों से छितराए हुए देख सकता था। यानी उसमें साफ साफ पता लग सकता था कि फसल तैयार है, मतलब उसको एक अच्छी फसल बनने के लिए एक बारिश की जरूरत है, अच्छी फसल होने का अंदेशा था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो धरती को जिस एकमात्र चीज की आवश्यकता थी वो थी एक अच्छी मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक थोड़ी सी झड़ी, जिससे कि उसकी फसल अच्छी तरह पक जाए। थ्रू आउट
The morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, उसने पूरी सुबह उत्तरी पूर्वी दिशा से, नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर से एक आकाश को उसको देखने में, मतलब उसने आकाश की ओर मुंह किया और उधर देखने के सिवाय कुछ नहीं किया, यानी वो खुद भी ये चाह रहा था कि बारिश हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बारिश होती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो यह बात यानी लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब हमको वास्तव में कुछ बरसात हाथ लगने वाली है या होने वाली है। ये बात वो अपनी पत्नी से कहता है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। महिला जो उसकी पत्नी थी, और सपर का मतलब होता है रात्रि भोजन। फिक्र ना करें आप, मैं आपको जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, वो मैं आपको एंड में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। तो औरत ने, उसकी जो पत्नी थी, उसने उत्तर दिया, जो भोजन तैयार कर रही थी, हाँ शायद ईश्वर भी ऐसा ही चाहता है, मतलब उसकी भी यही इच्छा है कि हमें पानी मिले। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted. तो यहाँ तक हम देख लेते हैं कि हमारी यहाँ कहानी का तो अंतरा क्या कहता है। जो तो यहाँ पे उसकी पत्नी ने जो खाना बना रही थी, उसने बड़े लड़के को जो खेत में काम कर रहा था, और छोटा लड़का जो घर के पास में खेल रहा था, जब तक कि उन सभी को महिला ने नहीं बुलाया था, वो ये सब काम कर रहे थे, खेल रहा था, अरे खेत में काम कर रहा था, रात्रि भोजन के लिए उसने सबको बुलाया। तो ये ठीक वैसा ही है कि लेंचो ने पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि भोजन के दौरान बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, यानी उसके दौरान ही गिरने लगी। उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जो उसने किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन्स फॉल, और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्वी दिशा में ही वो देख रहा था, और उधर से बादलों के विशाल पहाड़ों को निकट आते हुए उसने देखा, कि उसने जो बड़ी बड़ी बूंदों को सुना, और हवा जो है वो तेज और स्वच्छ, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ताजा हवा चल रही थी, और बिल्कुल एकदम मन को सुकून देने वाली हवा चल रही थी। अक्सर ऐसा बारिश के दिनों में होता है, आपने भी महसूस किया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. तो लेंचो जैसे कि बारिश का इंतजार कर रहा था, तो जैसे बारिश शुरू हुई उस समय खाना खाने का टाइम था, लेकिन खाना खाते खाते ही उसने, मतलब पता नहीं उसे क्या सूझा, वह बाहर चला गया और अपने शरीर पर बरसात की बूंदों का मतलब आनंद लेने के लिए बाहर चला गया। और जब वह वापस लौटा, तो उसने भावेश यानी एकदम थोड़ा सा दुखी होते हुए कहा अपनी पत्नी से, कि ये आसमान से गिरने वाली बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अपने यहाँ जैसे 5 का सिक्का छोटा होता है, और उससे बड़ा 10 का सिक्का होता है, तो ये उसी प्रकार दर्शा रहा है कि कुछ बूंदें छोटी है और कुछ बूंदें बड़ी है। मतलब ये वैसे नहीं है बरसात जैसी उसने उम्मीद की थी। चलिए आगे देखते हैं। विद अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped into a curtain of rain. वो संतुष्ट था कि बारिश हुई, और उसने उसी मुद्रा के साथ अपने फूलों सहित पके हुए अनाज के खेतों को बरसात के पर्दे से ढके हुए माना कि पूरी बरसात ने खेत को कवर कर लिया था। लेकिन अचानक, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो अचानक से जो बारिश आ रही थी,
वो बदल गई। किसमें? एक जोरदार हवा चली और हवा चलने के साथ में तूफान आया और बरसात बड़े बड़े ओलों के अंदर बदल गई। मतलब सफेद कलर के बर्फ का कलर सफेद होता तो सफेद चादर सी दिखने लगी। वास्तव में चांदी के नए सिक्कों जैसे लग रही थी। लड़के जो थे उसके बरसात के खुले मतलब उसमें खुले बदन निकल कर जमे हुए जो मोती समान जो ओले पड़े हुए थे उनको इकट्ठा करने में दौड़ पड़े। उनके लिए वो मोती समान थे, उनको नहीं मालूम था वो चीज़ क्या है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब यहाँ पे एक्सक्लेम द मीन जो लेंचो था वो दुख पूर्वक उसने कहा, ये तो वास्तव में बुरा हो रहा है क्योंकि जो बारिश थी वो तूफान में बदल गई और जो बारिश चाहिए थी वो बारिश ना आकर के तूफान आने लगा। आई होप इट पासेस क्विकली। अब लेंचो जो है वो उम्मीद कर रहा था कि ये तूफान जो है जल्दी गुजर जाए ताकि उसकी फसल का नुकसान ना हो। इट डिडंट पास क्विकली। लेकिन वो तूफान पूरी मतलब जल्दी से नहीं गुजरा और नहीं गुजरने का मतलब है वहीं वो बस जो ओले थे वो बरसते रहे। द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो तूफान जो आया था वो गुजरा नहीं जैसा उसने उम्मीद करी थी। पूरी तरह से 1 घंटे तक ओले और मतलब 1 घंटे तक ये ओले गिरे। घर, बगीचे, पहाड़ी अनाज, खेत, पूरी घाटी जो बरसते रहे थे, सारे सब के सब ढक गए। ऐसे लग रहे थे मानो नमक से ढका हुआ हो। सब किसी ने वहाँ पे नमक का छिड़काव कर दिया है। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. अब यहाँ पे जो लेंचो बारिश का इंतजार कर रहा था, तो जब बारिश तो आई लेकिन वो धीरे धीरे तूफान में बदल गई, ओले पड़ने लगे और वो समझ चुका था कि अब कुछ नहीं बचेगा। तो पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा और अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। पौधों से फूल झड़ गए। लेंचो का मन बहुत दुखी हुआ। जब तूफान गुजर गया तो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर सका और अपने बेटों से पुत्रों से बोला कि अ प्लेग ऑफ लॉकटस वुड, एक टिड्डी का जो दल होता है, टिड्डी के जो ग्रुप में आते हैं खेतों को नष्ट करने के लिए, ग्रीन से जो मच्छर जैसे होते हैं ना, वो होते हैं, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। अतः टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जितना कि इस हेल स्टॉर्म ने किया था। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। तो ओलों ने यानी उस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ये फ्यूचर का सेंटेंस है। ऑलरेडी वो चीज़ तबाह हो चुकी है जिसके लिए लेंसो ने मेहनत करी थी, तो अब कोई भी फसल नहीं बची है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वह रात एक दुखद रात थी लेंचो के लिए। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. हमारा सारा काम बेकार हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, पानी फिर गया सब पे। अब कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके और इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे। ये थे लेंचो के बोल। जब तक वो ईश्वर की तरफ नहीं सोच रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था, अब वो ईश्वर की तरफ ध्यान देगा तब उसके क्या बोल होंगे और वो क्या सोचेगा। तो आपको यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन सब के आपको क्वेश्चन के आंसर जो भी है वो मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अचानक से उसको याद आता है लेंचो को, लेकिन उस घाटी में वो अकेला मकान में रहता था बंदा। उन सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। ईश्वर से उनको ये उम्मीद थी कि ईश्वर उनकी जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल, ईश्वर तो हर किसी की मदद करता है, फिर चाहे वो घाटियों में रहे, शहर में रहे, कहीं पर भी रहे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतने परेशान मत हो, भले ही ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। यही बात है जो कही जाती है, कोई भूख से नहीं मरता। ये बात किसने कही? दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही बात उन्होंने की, कोई भी भूख से नहीं मरता है। लेंचो ने अपने परिवार से कहा और उसके परिवार को हिम्मत आई तो परिवार ने बदले में लेंचो से ये बात दोहराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप।
तो लेंचो उस पूरी रात इसी आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बाद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसकी आंखें, जैसे कि उसे सिखाया गया था कि किस तरह से ईश्वर की जो है, मतलब ईश्वर सब कुछ देखता है। तो उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका जो नुकसान हुआ है उसको भी ईश्वर ने देखा होगा। वो झूठ नहीं बोल रहा। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइज। और ये सब देखने के बाद में वो क्या कहता है कि किसी के अंतर्मन में क्या है ये भी ईश्वर जानता है। मतलब किसी के दिल में क्या है, किसी के दिमाग में क्या है, सब कुछ ईश्वर जानता है। उसको किसी चीज की बताने की या पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही इस बात लेंचो सोच रहा था कि चलो ईश्वर हमारी मदद करेगा और उसे ये सब मालूम है, इसमें तो कोई झूठ बात है नहीं। चलिए अगले दिन इस बाब के बारे में, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। हालांकि लेंचो जो था वो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, एक जानवर की तरह काम किया करता था खेतों में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात थी कि वह लिखना जानता था, और बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी सूर्योदय के समय, यानी जैसे ही दिन उगा उसके समय उसने क्या किया, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वह स्वयं वो शहर लेकर जाएगा और उसे डाक में डालेगा। ये बहुत अच्छी बात है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ज्यादा कुछ नहीं था, ईश्वर को एक लिखा गया पत्र था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था। गॉड, और उसने क्या लिखा था लेटर में वो हमें यहाँ बताया गया है। He wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hailstorm. जो उसके साथ में घटित हुआ उसने वह चीज उसमें बता दी। क्या बताया उसने? कि यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेतों को दोबारा से फसल बोने के लिए पैसों की ज़रूरत है, जब तक जीने के लिए 100 पेसोज़ की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो जो फसल थी उसकी वो नष्ट हो चुकी है। जिसने मतलब जो फसल उसने उगाई थी वो तो नष्ट हो गई, दोबारा उगाने के लिए उसे पैसे चाहिए, बीज खरीदने हैं और बाकी सारे खर्चे जो हैं। ये सब लिख कर के ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उसने लिफाफे पर ईश्वर को पत्र के भीतर रखा, और put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो लिफाफे के अंदर उसने, मतलब एनवलप जो होता है उसके अंदर उसने लेटर रखा, और अब भी वो परेशान था, शहर गया, डाकघर में उसने लिफाफे के ऊपर डाक टिकट लगाई और उसे डाक पेटी के अंदर डाल दिया। ये काम उसने अच्छा किया। उसने खुद ही जाकर के लेटर लिखा और उसको जो डाक का डब्बा होता है उसमें डाल दिया, मेल बॉक्स में। अगले दिन one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक कर्मचारी जो डाकिया था, डाकघर में सहायता का भी काम करता था, वो अपने अधिकारी के पास जोर से हंसते हुए गया। उसने ईश्वर को प्रेषित, यानी जो ईश्वर के लिए लिखा गया था, वह पत्र दिखाया। डाकियों को अपने पेशे में कभी भी इस पते पे, मतलब ये जो पता उसने लिखा था उस पते की उस डाकिये को जानकारी नहीं थी। डाकपाल जो कि एक मोटा, और नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith?" तो क्या बोलता है डाकिया, जो अपने पैसे में कभी भी उसने उस पते की जानकारी नहीं दी। डाकपाल जो कि एक मोटा व मिलनसार व्यक्ति था, वह भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर भी हो गया। उस पत्र को अपने डेस्क पर उसने हल्के से थपथपाते हुए एक टिप्पणी की कि कितनी आस्था है इस बंदे की ईश्वर में। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया, मेरी आस्था उस व्यक्ति की तरह होती जिसने यह पत्र लिखा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने अपने आप से और अपने लोगों से कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस व्यक्ति की जो आस्था है वो ईश्वर के अंदर, जो उसकी आस्था है वो डिगे नहीं, वो डिगने नहीं देंगे, तो उसके लिए वो कुछ करेंगे।
द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उसे एक सुझाव सूझा। आंसर द लेटर, चलो इस लेटर का उत्तर दिया जाए। अब बात तो वही है कि ईश्वर खुद मदद करे या किसी के जरिए से मदद करवाए, बात तो एक ही है कि उसकी मदद हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने उस जो डाकिया था उसको जरिया बनाया, और वो क्या करता है, आंसर द लेटर, चलो इसका आंसर दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, जब जैसे उसने उसे खोला और उसमें उसने देखा, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी जो सद्भावना है वो उससे ज्यादा स्याही व कागज से कुछ और अधिक की आवश्यकता थी। यानी उसे आंसर से ज्यादा की अधिक उम्मीद थी, मतलब खाली ये नहीं था कि आपका कल्याण हो, ऐसे हो, उसे मदद थी पैसों की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, he asked for money from his employees. He himself gave parts of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने देखा कि सद्भावना चाहिए और कुछ उसे अधिक चाहिए, तो लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग रहा कि उसने उसको लेटर को जब खोला तो उसमें आंसर देने का मन बनाया, तो उसने अपने साथी कर्मचारी से धन मांगा, इकट्ठा किया, यानी उसने सहायता करने की सोची, और खुद भी अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, और कुछ मित्रों की तरफ से दान का भी बंदोबस्त किया। और इट वॉज इस तरह से उसने कुछ धन इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, हालांकि बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उसने खुद से इतनी रकम जुटाने में असमर्थता जाहिर की, तो उसने चंदे का सहारा लिया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो उसने इतना इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि लेंचो ने मांग करी थी 100 पैसों की, और डाकपाल ने ये जो अमाउंट जुटाया था 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, लेकिन उसने आधे से कुछ ज्यादा ही भेजने में समर्थ हुआ, मतलब आधा हो गया 100 का 50, 50 से कुछ ज्यादा ही उसने जुटा लिया। अब कितना, 70 या 75 जो भी है। और ही पुट द मनी इन एनवलप, और उसने क्या किया, उसने धन को लेंचो का जो पता था उस लिखे हुए एक लिफाफे में रखा। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature board. उसने जो डाकपाल था उसने धन को लेंचो का पता लिखे हुए एक लिफाफे में रखा, उसके साथ एक पत्र रखा जिस पर एक हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, ईश्वर। मतलब उसने कुछ नहीं लिखा, पैसे डाले और उसमें लिखा ईश्वर, यानी ताकि उसे लगे कि ये ईश्वर की तरफ से लेटर आया है, मदद आई है। द फॉलोइंग संडे, यानी आगे जो रविवार जो आने वाला था, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जो डाकिया था, जब जैसे वो आया लेंचो, तो डाकिया स्वयं ही वहां पे था जिसने उसे पत्र को लेंचो को सौंपा, और जबकि डाकपाल किसी ऐसे व्यक्ति के संतोष को अनुभव करते हुए देखना चाहता था जिसे एक अच्छा कार्य किया हो, अपने कार्यालय से उसे देखता रहा, मतलब छिप करके उसको देखता रहा कि वो कैसा फील करता है, उसे कैसा अनुभव होता है, ईश्वर ने उसकी सच में मदद करी है। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि उसे ऐसा भरोसा था। Such was his confidence, उसका भरोसा था। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो जैसे उसने देखा, क्योंकि उसे तो भरोसा था ईश्वर पे, इसलिए उसने जरा सा भी हिचकिचाया नहीं, कुछ भी ऐसा रिएक्ट किया ही नहीं। लेकिन जब उसने धन गिना तो वह नाराज हो गया। क्यों, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता, नहीं लेंचो ने जो निवेदन किया था उसे भगवान अस्वीकार कर सकता था, ईश्वर उसे नकार सकता था। जब 70 मतलब 50 से अधिक दिया है तो वो कैसे नकार सकता है फिर। आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
तुरंत लेंचो कागज व स्याही लेने के लिए खिड़की पर गया। वो लिखने की सार्वजनिक मेज पर गया। अपनी उसने जो बोए हैं उनको अत्यधिक सिकोड़ते उसने लिखना शुरू किया और उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास के मतलब उस प्रयास को उसने व्यक्त किया। जब उसने पत्र लिखा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड। तो जब उसने पत्र लिखा तो डाक टिकट खरीदने की खिड़की पर गया। उसने जो टिकट होती है वो चाट करके लिफाफे पर चिपकाई और एक मुक्के के सहारे से उसको चिपकाया और उसे जो मेल बॉक्स है उसमें गिरा और डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। मतलब उसने उसने अपना काम कर दिया और वो चला गया। तो डाकपाल जो था वो जो लेटर इकट्ठे किया करता था वो गया, उसने लेटर लिया और उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। तो उसमें लिखा था, ईश्वर जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। इसका मतलब उन्होंने कितना धन जुटाया था, 70। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो उसने क्या लिखा था कि मैंने जो मांगा था उसमें से मुझे 70 ही मिला, लेकिन इससे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि उसने बोला कि आगे का जो 30 पैसे है वो भी भेजो, लेकिन वो डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि डाकघर का कर्मचारी वर्ग बहुत ही बेईमान लोगों का समय है। ऐसा लिखा लेंचो ने। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी लेटर टू गॉड, और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, हम आपको। तो दोस्तों ये थी लेंचो की कहानी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और रही बात वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की, वो आपको इसके अंदर इसी वीडियो के एंड में मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी एक बार जो समरी है कि लेंचो मतलब ये क्या है चैप्टर से रिलेटेड। लेंचो जो था वो एक किसान था, बहुत ही सरल व सीधे व्यक्तित्व का व्यक्ति था। उसे किसी चीज का लालच नहीं था, अपनी फसल उगाता और अपना खुश रहता था। जब मुसीबत में होता है तो वह भगवान की ओर मदद देखता है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी। और जब उसे ईश्वर की दयालुता में पूरा भरोसा होता है तो वह जानता है कि ईश्वर हमेशा उसकी मदद जरूर करेंगे, ऐसे जैसे बाकी लोगों को रहता है। उसका ईश्वर में यह विश्वास देख करके उसके परिवार में भी हिम्मत आती है और वो अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ईश्वर को 100 पेसोस के लिए एक पत्र लिख देता है। और इसके साथ ही वो डाकघर के कर्मचारियों की ईमानदारी और उसकी सहायता करने के स्वभाव पर भी संदेह व्यक्त करता है। इस प्रकार वह अपने जो उसके चाहने वाले हैं उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है, क्योंकि उन्होंने 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस ही डाले थे और उसने उम्मीद करी थी ईश्वर से 70 की नहीं, 100 की। इसलिए वो उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। यह इसलिए भी है कि सामान्य रूप से लोग बेईमान होते तो उनमें से अच्छे लोग भी बिले मतलब अच्छे लोग भी बेईमान लोगों की श्रेणी में गिन काउंट कर दिए जाते हैं। तो ये थी कहानी आपकी लेंचो की। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और रही बात आपके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग की, वो आपको एट द एंड वीडियो के अंदर मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, ये है अपने चैप्टर नंबर 1 की मीनिंग है। ये है पार्ट नंबर 1। और इसके बाद में मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन सी जो मीनिंग है आपकी इसमें रहेगी। ये है पार्ट नंबर 2, मीनिंग है। पेज नंबर 2 समझ लें आप, तो आराम से आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। ये है पेज नंबर 3 की मीनिंग। ये पेज नंबर 4 की मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है। ये पेज नंबर 5 की वर्ड मीनिंग्स है, चैप्टर नंबर 1 की। और ये लास्ट पेज है वर्ड मीनिंग का, पेज नंबर 6। बेसिकली मैंने इनको इन वीडियो को 2-2 3-3 सेकंड का बनाया, तो आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना इनफ होगा, आराम से आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्प्रीहेंशन थे ना, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर वाले। तो ये वो है। जैसे आपके कॉम्प्रीहेंशन पहले वाले कितने 4 क्वेश्चन थे, तो ये पहला है। इसको भी आपको पॉज करके देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, और ताकि वीडियो क्वालिटी ख़राब ना हो। टोटल उसमें 4 क्वेश्चन है ओरल कॉम्प्रीहेंशन में। फिर ये नेक्स्ट जो पेज है उसका मतलब नेक्स्ट जो आपके ओरल कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर 3 है। तो
पहला यहाँ पे दिखाया गया है, बाकी मैं और दिखा देता हूँ दो और। तो सेकंड का आधा आपने पिछले वाले पेज में देखा, अब आगे वाले में आधा है, और ये हिंदी यहाँ पे दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर है। ये आपको पॉज करके देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, वो है आपके दो। तो पहला ये रहा, और ये दूसरा। फिर उसके बाद में आपके स्टार्ट हो जाते हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। इसके अंदर ये टोटल हैं आपके 6 हैं। तो फिलहाल इसमें पहला ही है। इसके आगे की आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पेज में मिलेगी। ये लो, उसकी आगे की हिंदी 3 पॉइंट है। और ये नीचे सेकंड क्वेश्चन है, 2023 और 24 में कंटिन्यूसली आया हुआ है। 26 में भी इसका पका पका चांस आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर हर 2 साल से क्वेश्चन को घुमा करके थोड़ा बहुत चेंज कर करके वही पूछ लेता है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर सेम होगा, और आप सेम लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वाई नॉट, क्यों एंड क्यों नहीं। चलिए, थर्ड हो गया। उसके बाद में आपका आ गया फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन का आ जाएगा आपका आंसर। ये हिंदी हो गई इस क्वेश्चन की, फिर ये इसकी आंसर होगी इंग्लिश, और इसी इंग्लिश की ये हो गई हिंदी। फिर आ गया आपका पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो क्वेश्चन आपने वहाँ देख लिया था, यहाँ हिंदी के अंदर पूछा गया है, और ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हमें कुछ बनाने हैं सेंटेंस चैप्टर की कहानी के अनुसार। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आराम से आप देख लें, पॉज करके देखना पड़ेगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है और ये हिंदी में। ये होने के बाद में फिर आपके स्टार्ट हो जाते हैं एडिशन क्वेश्चंस, जिसकी मैंने आपको बात करी थी। और ये आपके एडिशन क्वेश्चन है, जिनमें से अक्सर एग्जामिनर इन्हीं में से पूछते हैं। कहानी आपको वही पढ़ाई गई है, क्वेश्चन भी आपको वही दिए, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, किताब के पीछे वाले जो अक्सर उनमें से भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो एडिशन क्वेश्चन में से पूछता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाती है, जिससे कि पूछने का तरीका और लिखने का तरीका और कहानी का नज़रिया थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब है थोड़ा डीप से पूछते हैं वो, कि क्या कैसे हुआ, कौन क्या क्या अब कैसे, ये तो आपको पता ही चल गया। तो ये हो गया 1 2 क्वेश्चन। और इसकी आगे की अगले, तो लीजिए ये रही इसकी हिंदी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे इंग्लिश दी हुई है, उसकी फिर हिंदी है, आंसर की और क्वेश्चन की दोनों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे उसकी क्वेश्चन की हिंदी, आंसर इंग्लिश में, आंसर की हिंदी। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है, जिससे आप आसानी से इसके कहानी को समझ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं वो समझ सकते हैं, और बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये पांचवा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय हेलस्टोन्स। ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन करना है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए आगे। Why did Lencho say it is really getting bad now? पहले बारिश हो रही थी, स्टार्ट हुई तो उसे अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे वो तूफान में बदल गई, तो ये उसको बुरा लगा। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, लेंचो का ईश्वर विश्वास कैसा विश्वास था, तो वो आपको पता ही था, कहानी में आपने पढ़ा ही है। फिर आठवां क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू, क्यों लिखा लेटर। ये सीबीएसई का भी यहाँ दिया हुआ है, आरबीएसई और सीबीएसई का लगभग सेम सा ही पैटर्न रहता है, तो वो क्वेश्चन का भी थोड़ा सा सेम सेम ही रहता है। तो ये था आठवां और नौवां आंसर है। अब इसकी हिंदी और आगे की लाइनें जो है आपको अगले पेज में, ये आगे आपकी एक लाइन इसकी बाकी थी, और ये हिंदी आगे उसने ईश्वर को लिखा कि यदि उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसका परिवार भूखा रहेगा उस वर्ष। ठीक है। फिर आ जाएंगे आपके 10वें क्वेश्चन पे, हाउ डिड पोस्ट मास्टर रीच टू लेंचोस लेटर टू गॉड। ईश्वर के प्रसिद्ध लेंचो के पत्र पर डाकपाल ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, तो ये इसका आंसर है। डाकपाल ने कैसे लेंचो द्वारा लिखे पत्र को पढ़ा। शुरू में तो वो हंसा, लेकिन बाद में वो गंभीर हो गया, और उसने पत्र का जवाब देने का निश्चय किया। यही ईश्वर की मदद है, ईश्वर ने उसको मदद के लिए चुना, और उसने लेंचो की मदद करी। फिर 11वां क्वेश्चन है, जब लेंचो अपना पत्र डाकघर लेने पहुंचा तो डाकपाल ने डाकिया ने उसके प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया की, यानी कैसे रिएक्शन दिए। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। 12 क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, यानी डाकपाल ने कैसे उसको पैसे भेजे। वही लेटर इन्वेलप लिखा, उसको उसमें हस्ताक्षर घोड़ के कर दिए। और 13 क्वेश्चन में दिया, डू यू एग्री दैट पोस्ट ऑफिस स्टाफ वाज अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वाकई में वो कर्मचारी वर्ग बेईमान थे, उनके लोग जो थे वो समूह था तो बेईमानों का था। ऐसा कुछ नहीं है।
अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसा वो होते हैं वैसा आपको दिखाई दे, तो समझने में हमें टाइम लगता है। खैर, आगे 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबोलिज्म ऑफ द स्टोरी, इसकी प्रतीकात्मक, ये अक्सर पूछते रहते हैं इसकी समरी क्या है, थ्योरी क्या है और ये सिंबोलिज्म क्या है। तो ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है विद हिंदी अनुवाद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये 15वां क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट है। अपने दूसरे पत्र में लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, क्या लिखा ये आपने कहानी में भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ड्रॉ कैरेक्टर सर्वर, कैरेक्टर स्केच ऑफ लॉन्चो, लेंचो का कैरेक्टर पूछ लिया, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी कहानी का पूरा सारांश मिल जाता है और समझने में आसानी हो जाती है। आप इसे 2-3 बार 3-4 बार लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा एक एक सेंटेंस। इसमें आप सेंटेंस काउंट करके अगर सेंटेंस को याद करोगे तो आपको 1 से 2 दिन में एक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा और आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा कि आपको कुछ आता है। ठीक है, हिंदी दी हुई है हर एक क्वेश्चन की, हर एक सेंटेंस की उसकी, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप एक आंसर को याद कर लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इसी एक आंसर के पीछे आपके कम से कम 10 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये सच बात है, अक्सर बच्चे ऐसा भी करते हैं। खैर, ये दूसरा क्वेश्चन है। लेंचो ने लिखा कि ईश्वर यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस वक्त भूखा रहेगा और ईश्वर ने उसकी सहायता किस प्रकार की। ये भी हमने पीछे वाले छोटे छोटे क्वेश्चन में पढ़ा, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, और इसके नीचे आंसर दिया हुआ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें 2016 में आया हुआ है, घूम फिर के आ सकता है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, जब लेंचो को सहायता मिली तो उसने कैसी कैसे रिएक्शन दिए, तो 2 प्रकार से पूछ सकता है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर, और ये हमारा लास्ट होने वाला। तो ये आगे का कुछ इसमें दिया हुआ है आंसर। और लेंचो को 70 पैसे मिले, मांग उसने 100 की थी। और वो हमने कहानी में पढ़ा था कैसे हुई थी, वो भी उसने चंदा करके दिया था क्योंकि बड़ी रकम है तो उससे अकेले से हुई नहीं, डाकपाल से। और उसके बाद में फिर हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन। जाहिर सी बात है इस पे टिप्पणी करना है कि लेंचो का ईश्वर में तो विश्वास था लेकिन मनुष्यों को संदेह था। तो ईश्वर की बनाई हुई देन है, ये मनुष्य भी ईश्वर ने ही बनाया है। और इसके अंदर समझ बुद्धि, ये जो झूठ पाखंड, ये सब दिमाग में इंसान के आता रहता है। तो कुछ अच्छों की श्रेणी में बुरे भी गिने जाते हैं और गिरों अच्छों की श्रेणी में बुरे और बुरों की श्रेणी में अच्छे भी गिने जाते हैं। तो 7वां आ गया, ये यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन की, और फिर ये इंग्लिश में आंसर और ये हिंदी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 विद कंप्लीट वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर आपके बुक के एंड एडिशनल क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 2 की तरफ।